सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से मध्यकालीन विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस ई व्याख्यान के नाम से ही स्पष्ट है कि सल्तनत काल में और मुगल काल में भारत में जो भी व्यापार हुआ उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। मुगल काल में भारतीय व्यापार अच्छी स्थिति में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शांति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का अवसर दिया था। मुगल बादशाहों ने सड़कों, सरायों और यातायात की सुरक्षा का प्रबंध किया था, जिससे व्यापार में सुविधा होती थी। उत्तरकालीन दुर्बल मुगल बादशाहों के समय में ही इन परिस्थितियों में अंतर हुआ, अन्यथा राज्य की परिस्थितियां व्यापार के अनुकूल थी। मुगल बादशाह व्यापारिक कर भी कम लेते थे। व्यापार सड़कों और नदियों दोनों से होता था। विदेशों से व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। स्थल मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर था। इसके लिए सड़क लाहौर से काबुल तक और दूसरी सड़क मुल्तान से कंधार तक जाती थी। गुजरात, दक्षिण भारत के दोनों तरफ के समुद्र तट और बंगाल में अच्छे बंदरगाह थे, जो कि समुद्री मार्ग से व्यापार की सुविधा प्रदान करते थे। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों से थे। फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अरब, मिस्र, मध्य एशिया, फारस, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, नेपाल आदि सभी से भारत के व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल काल में यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की हम बात करते हैं, अर्थात हमारे देश से दूसरी जगह पर भेजी जाने वाली, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की हम बात करें तो संपूर्ण मुगल काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अफीम, रुई, सूती कपड़े, धागे, रेशमी कपड़े, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य पत्थर, मिर्च मसाले, चीनी, नील आदि प्रमुख थे। यह सब हमारे देश से अन्य स्थानों पर व्यापार के रूप में निर्यात किए जाते थे। अफीम का निर्यात मुख्यतः चीन, फारस, जावा, बर्मा आदि देशों को किया जाता था। बिहार की अफीम बंगाल और खानदेश से तथा मालवा की अफीम सूरत के बंदरगाह से भेजी जाती थी। सूरत के बंदरगाह से फारस तथा अरब देशों को रुई भी भेजी जाती थी। रुई बंगाल, खानदेश और बिहार की मंडियों से खरीदी जाती थी। सूती धागे मुख्यतः सूरत के बंदरगाह से भेजे जाते थे। 17वीं सदी के पहले भारत के सूती वस्त्र दक्षिणी एशिया, सुमात्रा, सुदूर पूर्व में बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। वैसे 16वीं एवं 17वीं सदियों में इंग्लैंड में इनकी काफ़ी मांग थी। सोने और चांदी के काम वाले सूती वस्त्र अधिक लोकप्रिय थे। यह काम बनारस, अहमदाबाद, बिहार और आगरा में किया जाता था और
पूर्वी तथा पश्चिमी बंदरगाहों से विदेशों को निर्यात किया जाता था। मलमल, छींट तथा बंदेज वाले सूती वस्त्र भी भारी मात्रा में यूरोपीय तथा एशियाई देशों को निर्यात किए जाते थे। अंग्रेज व्यापारियों के मार्गदर्शन में रेशम को रंगने तथा बुनने की कला में विकास हुआ और रेशमी वस्त्रों का निर्यात भी बढ़ने लगा था। संबलपुर से लेकर गोलकुंडा तक हीरे जवाहरातों की खानें फैली हुई थी। यहाँ का उत्पादन गोवा के बंदरगाहों से विदेशों को भेजा जाता था। तो इस प्रकार से अभी हमने जिन वस्तुओं के बारे में चर्चा की, ये सारे उत्पादित वस्तुएं हमारे देश से अन्य देशों को, अन्य स्थानों को यहाँ से निर्यात की जाती थी और उनसे अत्यधिक लाभ जो है व्यापार के माध्यम से कमाया जाता था। आगे हम बात करते हैं अन्य स्थानों से या विदेशों से आयात की जो मुख्य वस्तुएं हैं उनके बारे में, किन किन चीज़ों को बाहर से मंगाया जाता था, व्यापार किया जाता था। सल्तनत काल और मुगल काल में भी विदेशी व्यापार वाणिज्य का पलड़ा भारत के पक्ष में झुका हुआ था, अर्थात आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता था और विदेशों का सोना चांदी भारत में जमा होता रहता था। परंतु धीरे धीरे स्थिति में बदलाव आता गया और इसके लिए इंग्लैंड की सरकारी नीतियां बहुत हद तक जिम्मेदार थी। इंग्लैंड की सरकार तथा व्यापारी वर्ग वाणिज्य के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, अर्थात विदेशों से सोना चांदी लाना और अपने देश से कम सोना चांदी विदेशों को भेजना। इस नीति पर चलते हुए वहाँ की सरकार ने अनेक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे भारतीय विदेशी व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा। भारत जिन वस्तुओं का आयात करता था उनमें प्रमुख थी बहुमूल्य धातुएं, सोना और चांदी, मुख्य रूप से चीन, जापान से आता था। इन धातुओं का उपयोग सिक्के तथा आभूषण एवं बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। इनके अलावा घोड़े, हाथी दांत, तांबा और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां तथा भोग विलास संबंधी वस्तुओं का भी आयात किया जाता था। चीन से रेशमी वस्त्र तथा चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन, यूरोप से सीसा, शराब तथा अन्य वस्तुएं आती थी। आयात की अधिकांश वस्तुएं एशियाई देशों से ही आती थी, क्योंकि यूरोप में बनी वस्तुओं की भारतीय बाजारों में विशेष मांग नहीं थी। तो इस प्रकार से अभी हमने भारत से बाहर की ओर निर्यात की जाने वाली वस्तुएं और बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में चर्चा करी। आगे हम देखते हैं मुगल काल में व्यापारी वर्ग मध्यम वर्ग का सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग था। मुगलकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर इसी वर्ग का प्रभुत्व रहा। इसमें छोटे और बड़े, आंतरिक तथा विदेशी और स्थानीय आधार पर ही व्यापार करने वाले सभी व्यापारी सम्मिलित थे। सूरत का एक व्यापारी विरजी बोहरा अपने समय का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति माना जाता था। इसी प्रकार सूरत के अब्दुल गफूर और अहमद चेलाबी, गोलकुंडा का मीर जुमला और दक्षिण कोरोमंडल के मलय चट्टी अपने समय के बहुत धनवान व्यापारियों में स्थान रखते थे।
बर्नियर ने ऐसे कई व्यापारियों का उल्लेख किया है जिनका अकेले अकेले का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं था। भारतीय व्यापारियों ने विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता भी प्राप्त कर ली थी। थोक व्यापारियों, सर्राफों, साहूकारों, दलालों आदि ने अपने अपने क्षेत्र में न केवल दक्षता ही प्राप्त कर ली थी, अपितु पृथक पृथक व्यावसायिक समूहों के रूप में भी संगठित हो गए थे। उस काल में व्यापारिक क्षेत्र में बंजारों की भी एक विशेष भूमिका थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाने में दक्ष हो गए थे। वे न केवल वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, अपितु ऐसा करते हुए अपना भी व्यापार कर लेते थे। सर्राफों ने धन के लेन देन, धन को अमानत के रूप में रखने, धन उधार देने और धन को हुंडी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। हुंडी एक प्रकार का कर्ज लेने अथवा देने अथवा धन देने या पाने का लिखित पत्र था। तो अभी हमने देखा कि हुंडी से हम क्या समझते हैं कि हुंडी एक प्रकार का कर्ज लेने या देने अथवा धन देने या पाने का एक लिखा हुआ एक पत्र मात्र था, जिसको हमने हुंडी की संज्ञा दी है। व्यापारी वर्ग हुंडी के माध्यम से ही लेन देन कर लिया करते थे, जिससे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। 16वीं सदी में यूरोपीय राज्यों में से सर्वप्रथम पुर्तगाल ने भारत से होने वाले व्यापार में साझेदारी आरंभ की। ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के पूर्वी देशों से होने वाले व्यापार में बाधा आने लगी। यूरोपीय देश गर्म मसालों, जो उनकी खाद्य सामग्री का एक महत्वपूर्ण भाग था, के लिए पूर्वी देशों के व्यापार पर निर्भर करते थे। इस कारण यूरोपीय देशों में पूर्व के लिए प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग के खोजने के प्रयत्न आरंभ हुए, मुख्यतः भारत के लिए मार्ग खोजने के, जो उनके विचार के अनुसार गर्म मसाले प्राप्त करने का मुख्य स्थान था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधि वास्को डी गामा आशा अंतरीप के मार्ग से भारत में कालीकट पहुंचा था। सर्वप्रथम संपूर्ण 14वीं सदी में 16वीं सदी में भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से होने वाले व्यापार पर पुर्तगालियों का एक आधिपत्य रहा, परंतु 17वीं सदी में पहले डच और बाद में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की सत्ता को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी देशों के व्यापार पर डचों ने और भारत के व्यापार पर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 18वीं सदी के मध्य तक प्रायः यही स्थिति रही। बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत के व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यूरोपीय राज्यों ने अपनी नौसेना की शक्ति की श्रेष्ठता के द्वारा भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के यूरोप से होने वाले व्यापार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, परंतु तब भी उन्होंने भारतीय व्यापार की वृद्धि की, जिससे भारत को लाभ हुआ। उन्होंने गर्म मसालों के व्यापार के साथ साथ भारतीय सूती कपड़े के विदेशी व्यापार में वृद्धि की।
भारत का सूती कपड़ा, जो भारत का प्रमुख उद्योग था, यूरोप के विभिन्न देशों में विस्तृत बाजार प्राप्त कर सका, जिससे भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। यह स्थिति उस समय तक बनी रही जब तक अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके उसे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन नहीं बना लिया। यह प्रक्रिया 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध के पश्चात आरंभ हुई और उस समय से अंग्रेज़ों का भारत का आर्थिक शोषण आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध में 1757 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से अंग्रेज़ों के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण जो है वो प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से 16वीं सदी से प्राय 18वीं सदी के मध्यकाल तक यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आने से भारत के व्यापार और उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई। यद्यपि 18वीं सदी के समाप्त होने तक अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय व्यापार को भारत के आर्थिक शोषण करने का माध्यम बना लिया गया। तो इस प्रकार से हमने आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से मध्यकालीन व्यापार और वाणिज्य के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि भारत से उत्पादित जो वस्तुएं थी उनको किन किन देशों में निर्यात किया जाता था, किन किन वस्तुओं को यहाँ से व्यापार के जरिए दूसरे देशों को भेजा जाता था और भारत में अपने देश में अन्य देशों से किन वस्तुओं को यहाँ पर आयात किया जाता था और किन किन वस्तुओं को आयात किया जाता था, उसके बारे में हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी भारत के मध्यकालीन व्यापार और वाणिज्य के बारे में। धन्यवाद।